हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइरस क्लासेस। माई सेल्फ सादिक अंजुम। कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। और ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, +2 स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। और नॉर्मल लोग भी अगर इसे ध्यान देके सुनेंगे तो एटलीस्ट उन्हें पता चल जाएगा कि हम बीमारियों से कैसे बचते हैं। How our body protect us from different types of disease that we always attacked by different types of pathogenic microorganisms। टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी। पढ़ाने वाले सर का नाम है सादिक सर। ओके, और स्लाइड्स में फ़ोटो भी लगे हुए हैं और मैं भी खुद सामने हूँ। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। काफ़ी अच्छे स्लाइड्स बने हैं। एज यूज़ुअल यू नो कि टॉपिक का नाम इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या, इसको डिफिनीसन कैसे दिया हुआ। टोटली मैंने कॉपी पेस्ट किया है 12th क्लास के बायोलॉजी NCERT का। आते हैं, ध्यान देते हैं। इम्यूनिटी का जो सबसे पहला जो डिफिनीसन दिया हुआ है, एबिलिटी। क्या दिया हुआ है? देखो, एबिलिटी। गौर से ध्यान देना। सबसे पहले मैंने मार्क क्या किया? एबिलिटी वर्ड को। एबिलिटी क्या होती है? क्षमता, मतलब कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। इसको कैपेसिटी कह दो, कैपेसिटी। जैसे हर का एक एबिलिटी होता है ना, कौन किस लायक होता है, उसमें कितनी क्षमता होती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? कैपेसिटी। जैसे एक पानी की एक बोतल होती है, ठीक है, 2 लीटर की आती है, 500 ml की आती है। तो अगर बोतल की पूछेगी व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट बोतल, तो उसका मतलब क्या है कि वो बोतल कितना पानी संभाल सकता है। वैसे ही अब यहाँ पर एबिलिटी, तो एबिलिटी मतलब कैपेसिटी हो गई। कैपेसिटी मतलब क्षमता। ठीक है, अब देखना किसकी एबिलिटी है। वहाँ पे जो एबिलिटी थी वो किसकी थी? बोतल की थी। यहाँ पर किसकी है? होस्ट। फिर से ये टर्म आ गया, क्या नाम है? होस्ट। क्या बताया था मैंने? होस्ट क्या होता है? बॉडी। किसकी बॉडी? किसी की बॉडी, मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, ठीक है ना, आपके दोस्त की बॉडी, किसी की भी इंडिविजुअल बॉडी होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोतल की कैपेसिटी की बात हो रही है? नहीं, आपके बॉडी की कैपेसिटी की बात हो रही है। आपके बॉडी के कैपेसिटी की बात हो रही है। यहाँ पर लिख लेते हैं होस्ट मीन्स बॉडी। अब जिस तरह से मैंने जब बोतल का एग्जांपल लिया था, उसमें कैपेसिटी देता था, उसमें वो किस चीज़ की कैपेसिटी दिखा रहा था? वो पानी को रखने की कैपेसिटी। बोतल में क्या रखते हैं? पानी की बोतल है तो पानी रखेंगे। तो यहाँ पर जो भी होस्ट की बॉडी होगी, हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी होगी, वो किस चीज़ की कैपेसिटी होगी? सी हियर, फाइट। किस चीज़ की एबिलिटी है? मतलब बॉडी है, उसके पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो कैपेसिटी कह लो या इसका टैलेंट कह लो। और किस चीज़ की कैपेसिटी होगी? फाइट करने की। चलो, ये तो क्लियर है। अब फाइट भी करने की होगी, वो किससे फाइट करना है? खुद से तो फाइट नहीं करेगा ना। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे? डिजीज कॉजिंग माइक्रो। इसको क्या कहेंगे? पैथोजेन कहेंगे। पहले का क्लास नहीं, अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो इस क्लास में थोड़ा कम समझ में आएगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि पहले के क्लास में जो इम्पोर्टेंट टर्म थे, अगर वो यहाँ पर रिपीट हो रहे तो मैं उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। याद होगा। तो ये बॉडी की वैसी कैपेसिटी है जहाँ पर वो कैपेसिटी किस चीज़ को प्रोवाइड करती है? फाइट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। किससे फाइट करनी है? आपको फाइट करनी है पैथोजेन से। किससे फाइट करनी है? पैथोजेन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारी बॉडी में आएगी अटैक करने के लिए, तो ऐसे नहीं हम उसे अलाउ नहीं कर देंगे कि भैया आओ हमें बीमार कर दो। हमारी बॉडी क्या करेगी? उससे फाइट करेगी। तब तक फाइट करेगी जब तक या तो वो खुद ना जीत जाए या फिर उसे हार ना जाए। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटी थी हमारे अंदर, ये जो काबिलियत थी, ये जो टैलेंट थी, कुछ भी कह लो, एबिलिटी थी, क्षमता थी, आखिर ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड कौन करता है? तो जिस तरह से हमारे बॉडी में हर डिफरेंट प्रोसेस के लिए एक सिस्टम होता है ना, जैसे कि खाना को डाइजेस्ट करना होता है, फूड को डाइजेशन करना होता है, उसके लिए क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ब्लड फ्लो के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए। वैसे ही हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए कौन सी सिस्टम होती है?
इम्यून सिस्टम, याद कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस डिफिनीसन को मैं इतना इसलिए तोड़ के बता रहा हूँ क्योंकि अगर इम्यूनिटी नहीं समझ में आएगी तो आगे का पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, इसलिए इस डिफिनीसन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डिफेंस की मैकेनिज्म, अच्छा ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड हो रहा है, क्या प्रोवाइड हो रहा है, फाइट करने की एबिलिटी प्रोवाइड हो रही है। कौन कर रही है, इम्यून सिस्टम। तो क्या इनडायरेक्टली वे में हम कर सकते हैं, हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम क्या कर रही है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है, लड़ने का तरीका बता रही है कि अगर पैथोजेनिक अटैक, अगर हमारे ऊपर बीमारी का अटैक होगा तो हम आसानी से अटैक होने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हमारी इम्यून सिस्टम क्या करेगी, हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव होगी और फाइट करेगी। कौन फाइट करेगी, बॉडी फाइट करेगी, जिस पर अटैक होगी वो फाइट करते हैं। इसी कैपेसिटी को, इसी एबिलिटी को, इसी टैलेंट को हम क्या कहेंगे, इम्यूनिटी। क्या कहेंगे, सी हियर, इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की चीज़ है गौर से। इम्यूनिटी वर्ड में मैंने कौन कौन से टर्म यूज़ किए, एबिलिटी, फिर क्या यूज़ किए, होस्ट, फिर क्या यूज़ किया, फाइट। ठीक है, और इन सब को प्रोवाइड कौन कर रहा था, कौन प्रोवाइड कर रहा था, इम्यून सिस्टम। तो अगर इनडायरेक्टली हम कहें तो इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब लड़ने की काबिलियत, लड़ने का टैलेंट प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है, इम्यून सिस्टम। और इस लड़ने की टैलेंट को, इस लड़ने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। यार इतने सिंपल तरीके से तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सको, इसलिए फोकस होकर सुनो, बहुत इजी है। सारे एनसीईआरटी के एक एक टर्म को मैं बिल्कुल बारीकी से तोड़ के समझा रहा हूँ ताकि आप क्लियरली हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आते हैं अगले पॉइंट पे। तो इम्यूनिटी जो होती है, मतलब लड़ने की जो काबिलियत होती है, लड़ने की जो एबिलिटी होती है, डिफेंस मैकेनिज्म होती है, ये कितने तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। यहाँ पर देखो स्लाइड्स में, पहला कौन सा होता है, इन्नेट इम्यूनिटी। क्या नाम है, इननेट, इननेट इम्यूनिटी, डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा कौन सा होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है। अब देखते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे जो दिया हुआ टॉपिक का नाम है इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे आखिर इन्नेट इम्यूनिटी होती क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने का टर्म है, हर टर्म में ये खुद से खुद को डिफाइन करता है। इन्नेट, इन्नेट इम्यूनिटी, वैसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, जिसे हम जेनेटिकली ले के पैदा होते हैं, जो हम अपने लाइफ में आफ्टर बर्थ नहीं लेते हैं, बिफोर बर्थ ही। जब एक बेबी अपने माँ के पेट में होती है, एम्ब्रियो केसेस में होती है, जब एक लेडी प्रेगनेंसी केस में होती है, कंडीशन में होती है, उसी वक्त में जब बेबी जो वॉर्म में होती है, उसी वक्त ये इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है। ओके, तो ये जो इम्यूनिटी है हम बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं, हम अपने लाइफ में एक्वायर नहीं करते हैं। ठीक है, ये हम बाय बर्थ लेके पैदा होंगे। क्लियर है, इसे कह दो विरासत में मिलना। ठीक है, कहाँ से मिली, मदर्स की बॉडी से हमें ट्रांसफ़र होगी। उतना नहीं जानना है कैसे आएगी, क्या आएगी, नहीं आएगी, फिलहाल यही जानना है कि होती क्या। तो वैसी इम्यूनिटी जो हम बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं, बाय बर्थ लेके बाय बॉन्ड होता है, प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, जिसे हम नॉर्मल लाइफ में आफ्टर बर्थ एक्वायर नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। देखते हैं अब आगे। यहाँ पर जो सबसे पहला टर्म है इन्नेट इम्यूनिटी में, वो दिया हुआ है नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस।
क्या नंबर, क्या मतलब इससे, नन स्पेसिफिक से, नन स्पेसिफिक, पहले स्पेसिफिक जान लो, स्पेसिफिक क्या होती है। मान लो कि आपके स्कूल में आपके पेरेंट्स आए आपसे मिलने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर जो होते हैं एक भैया होते हैं, उन्हें भेजा जाता है कि जाओ क्लास नंबर 7 बी नेम राहुल को बुला के लाओ, उसके गार्जियन आए हैं। ये नॉन स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक है? तो तुम्हारे गार्जियन आए हैं, सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं बुलाएंगे ना, उन्हें मतलब किससे है, तुमसे है, तुमसे मिलना है, तो उन्होंने इसलिए तुम्हारा नाम बताएं, किससे मिलना है, राहुल से मिलना है, ठीक है, क्या कहोगे, राहुल से मिलना है। तो यहाँ पर पार्टिकुलर वर्ड यूज़ हो जाए, किसी को स्पेसिफाइड कर दे कि इसी की सिर्फ ज़रूरत है, इसी का नाम आएगा, तो उस वर्ड को कहेंगे स्पेसिफिक। उसी का अपोजिट हो जाएगा नॉन स्पेसिफिक, जहाँ पे सबका नाम नहीं आएगा, जहाँ पर एक कॉमन इंडिविजुअल को यूज़ किया जाएगा। जैसे मान लो कि 15 अगस्त है, क्लियर है, उस वक्त क्या होता है, जलेबियाँ बट्टी है हर स्कूल में, क्या तो उस टाइम ये चीज़ बुलाया जाता है कि राहुल सिर्फ तुम आओ जलेबी खाओ, और क्या नाम है, राम तुम आओ, तुम है ना क्या खाओ, लड्डू खाओ, ऐसा नहीं है ना। क्या बोला जाता है, सारे स्टूडेंट्स आ जाओ, कम्युनिटी को बुलाई जा रही, स्टूडेंट्स, किसी पार्टिकुलर का नाम नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन स्पेसिफिक। अगर किसी पार्टिकुलर की तरफ इंडिकेट करेंगे यू, डेट मीन्स हेयर द वर्ड टर्म यूज एज स्पेसिफिक, but if used for the whole class word, all students came together, then it means non-specific। क्लियर, ये मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया कि स्पेसिफिक क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक क्या होते हैं, बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ आते हैं टर्म पे, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा डिफेंस है, ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो किसके लिए है, नॉन स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक टर्म आखिर यूज़ किसके लिए हो रहा है, एनसीईआरटी ने बस इतना ही लाइन लिख कर छोड़ दिया। यार ये एनसीईआरटी वाले बहुत बदमाश है, थोड़ा सा लिखेंगे छोड़ देंगे, बाकी हम लोगों पे छोड़ते हैं कि सर आप एक्सप्लेन करो इसे। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बीमारी किससे होगी, पैथोजेन से होगी। बॉडी पे अटैक कौन करेगा, पैथोजेन करेगा। हमें लड़ना किससे है, पैथोजेन से लड़ना है, तो हमें डिफेंस मैकेनिज्म किसके अगेंस्ट प्रोवाइड होगा, माइक्रोब्स, पैथोजेन के थ्रू। तो ये जो नॉन स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, ये यूज हुआ है पैथोजेन के लिए। किसके लिए यूज हुआ है, पैथोजेन। और पैथोजेन कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, हेलमिन्स होते हैं, और कौन से होते हैं, वायरल होते हैं। इसका मतलब बॉडी पे कैसा भी पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स अटैक होगा, चाहे वो बैक्टीरियल अटैक हो, फंगी अटैक हो, पैथोजेनिक अटैक हो, या फिर हेलमिन्स अटैक हो, या फिर वायरल अटैक हो, तो सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी है जो प्रोवाइड करेगा, एक्वायर्ड नहीं, सबसे पहले जो एक्टिव होगी, होती तो दो इम्यूनिटी है, इननेट एक्वायर्ड, लेकिन सबसे पहले जो अटैक होगा वो प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी को उस बीमारी से बचने के लिए, कौन करेगा, इननेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहले इम्यूनिटी कौन होगा, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको ही कहा गया कि जो प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, इननेट इम्यूनिटी। इज इट क्लियर, डन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे बगल में पड़ोस मुल्क कौन सा है, चाइना है। अगर चाइना हमारे यहाँ एंट्री करेगी, चाइना को मान लो कि वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, हमारी जो पहली बॉर्डर है वो कौन सी है, चाइना मान लो घुसना चाहेगा कहाँ से, लद्दाख से, लद्दाख हमारी पहली बॉर्डर हो गई, मान लो वो इननेट इम्यूनिटी हो गई, और हम उसके अंदर बैठे हुए हैं। हम कहाँ हैं, हम बिहार में हैं, ठीक है, बिहार जैसी कोई जगह पे बैठे हुए हैं। तो क्या बिना लद्दाख में इंटर किए चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो हमारे अंदर एंट्री कर पाएंगे, नहीं। तो सबसे पहले तो क्या, चाइना के जो सोल्जर्स आएंगे हम उसे वहीं एंट्री करने देंगे, हमारी भी तो टीम बैठी है ना वहाँ पर, सोल्जर्स कहाँ पर, लद्दाख में बैठा रखा है, तो वो छोड़ थोड़े देंगे। तो सबसे पहले कौन, उसके बाद फिर और अलग अदर स्टेट जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग जो बैठी हुई है सोल्जर्स,
कैंप बैठी हुई, फिर अलग अंदर जाएंगे और बैठी हुई है, तो हर जगह बैरियर्स बने हुए हैं। लेकिन जो सबसे पहले है, जो सबसे पहले अटैक करेगी, अगर उसकी अटैक होगी तो कौन अटैक करेगा? अगर वो लद्दाख साइड से अटैक होगा तो सबसे पहले एक्टिव कौन सी टीम होगी? ऑब्वियसली आपकी लद्दाख वाली सोल्जर्स एक्टिव होगी और उससे फाइट करेगी। तो ये जो कौन सी हो गई, इन्नेट इम्यूनिटी वाली हो गई, ये कौन सी होगी? तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन प्रोवाइड करेगी? ये जितनी भी तरह की, कोई यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं, चाहे वो बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे चाइना के आ जाए, चाहे पाकिस्तान का आ जाए, चाहे म्यांमार का आ जाए, कहीं से आ जाए, श्रीलंका का आ जाए, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले जो अटैक हो गई, यहाँ पर एग्जाम्पल डिफरेंट कंडीशन में, चाहे बैक्टीरिया आ जाए, फंजाई आ जाए, प्रोटोजो आ जाए, हेलमिन्स आ जाए, किसी की भी अटैक होगी तो सबसे पहले जो एक्टिव होगी हमारी इम्यूनिटी भैया, वो कौन सी होगी? इननेट इम्यूनिटी। क्लियर? बहुत ही डीपली समझा दिया, क्योंकि ये स्टूडेंट समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो किसी भी तरह का पैथोजेन अटैक होगा, उसमें सबसे पहले जो इम्यूनिटी एक्टिव होगी, जो डिफेंस प्रोवाइड करेगी हमारी बॉडी को, कौन प्रोवाइड करेगी? इननेट। दूसरा मैंने बताया था कि ये जो इम्यूनिटी होती है, ये हम बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं, टैलेंट लेके पैदा होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि पैदा होने के बाद सीखेंगे लड़ना, ठीक है, तो फिर तो मैक्सिमम डिजीज़ हो जाएंगे, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इन्नेट इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है, और ये जो इम्यूनिटी हम बाय बॉर्न लेके पैदा होते हैं। प्रेजेंट यहाँ पर देखना है, सेकंड पॉइंट, इट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। इसलिए इसको हम एक और वर्ड टर्म यूज़ क्या कहते हैं, इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसे कि ठीक है, ये तो पता चल गया कि सर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है, बाय बर्थ होती है, और ये किसी पार्टिकुलर, सिर्फ वायरल का अटैक होगा तब एक्टिव नहीं होगी, सिर्फ फंगाई नहीं, किसी भी तरह का अटैक होगा पैथोजन का तो ये तब एक्टिव होगा। लेकिन सर ये कैसे, क्या मतलब, हाउ दिस इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम द पैथोजेंस, फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, हाउ? ये मन में सवाल आएगा। ये तो पता चल गया सर क्या होता है इम्यूनिटी, क्या होता है, ये भी पता चल गया सर कि कितने तरह के होते हैं। अब उनमें से जो पहला टाइप है सर, हम वो पढ़ रहे हैं। लेकिन सर अब हमें ये देखना है, ये भी जान गए कि सर किसी भी तरह का अटैक होगा तो ये, लेकिन ये जो अटैक हुआ आखिर कैसे अटैक करेगा ये, और अगर ये अटैक करेगा, ठीक है, अटैक तो कर देगा, कैसे भी कर देगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में हम आ गए। लेकिन सर हमारी बॉडी को ये कैसे बचाएगा, हाउ इन्नेट इम्यूनिटी सेव आवर बॉडी, देखते हैं। तो याद रखना, मैंने बोला था कि हर जगह बॉर्डर बनी रहेगी, बॉर्डर बनी रहेगी। तो वैसे ही इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। सी यर टर्म यूज एक्म्प्लिस्ड। पबजी खेलते हो, चिकन डिनर होता था, क्या लिखा था? मिशन एक्म्प्लिस्ड, मिशन कंप्लीट। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब डिफेंस मैकेनिज्म कब कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट करेगा इन्नेट इम्यूनिटी का? इन्नेट इम्यूनिटी मतलब डिफेंस मैकेनिज्म जो बाय बर्थ प्रेजेंट होगा। कंप्लीट मतलब प्रोवाइड करना, क्या? कंप्लीशन करना, इन्नेट इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना, बीमारी से जीतना है, लड़के जीतना है, एक्म्प्लिश करना है। कैसे करेगा? तो आप जब पबजी खेलते हो तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन्स होते हैं। अगर गन्स नहीं होंगे तो क्या होते हैं? चिकन डिनर मिलता है? नहीं मिलता है। इनके लिए गन्स हैं, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी के लिए गन्स हैं, पता है कौन सा? बैरियर्स होते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए गन्स कौन होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में? बैरियर्स। आपके पबजी में वो गन्स होते हैं ना, AKM और पता नहीं स्कारल क्या समथिंग ऐसे ही होते हैं बहुत सारे आप लोगों के पास, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर कौन से गन्स होते हैं? यहाँ पर बैरियर्स होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के पास, ठीक है। देखते हैं बैरियर्स क्या होते हैं। और ये बैरियर्स के थ्रू जैसे ही डिजीज़ हमारे पे अटैक करेगा, हम इस बैरियर्स के थ्रू डिजीज़ को किल कर देंगे, डिजीज़ को किल कर देंगे, और फिर चिकन डिनर, यहाँ भी चिकन डिनर बनाएंगे। क्लियर है? गन्स रहते थे, AKM रहता था, स्कारल रहता था, या M14 रहता था, जो भी रहता था उसको यूज़ करके क्या करते थे? दुश्मन को मारते थे। वैसे इन्नेट इम्यूनिटी में भी क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं, और इस बैरियर्स के थ्रू वो क्या करते हैं? फॉरेन एजेंट्स, बताया था जितने पैथन क्या वो हमारे बॉडी के होते हैं। बाहर के देश के लोग जब हमारे इंडिया में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फॉरेनर। आप जाओगे यहाँ से अलग देश में तो आपको लोग फॉरेनर कहेंगे, ठीक है। तो बाहर की जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अपने बॉडी की नहीं है, बाहर से हमारे अंदर मारे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? फॉरेन। क्लियर? एजेंट्स, क्लियर, इन आवर बॉडी। तो डिफरेंट बैरियर्स प्रोवाइड करें। बैरियर्स का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, मतलब बाधक। जैसे कि आप जा रहे हो रास्ते पे, अचानक से बड़ा सा गड्ढा आ गया, ठीक है, क्या आप जा पाओगे? अब आप रास्ते से मुड़ना पड़ेगा।
तो इसी तरह से इन्नेट इम्यूनिटी भी ढेर सारा ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर घुस रहा है, अगर आ भी रहा है पास, तो फिर उस ऑब्स्टेकल को देख के वो वापस चला जाए, और अगर चिपक गए भाई तो हमें अटैक ना कर पाए, हमारी बॉडी उससे लड़के किल कर ले। तो बैरियर्स में कितने हैं, तो याद रखना बैरियर्स में 4 बैरियर्स आते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी के पास कितने बंदूक होते हैं, 4 होते हैं। जैसे पबजी में होते हैं ना, जितना बंदूक रहा होता है, इनके पास 4 ही होते हैं, 4 में ही काम हो जाता है, इन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप AKM भी लो, SKRL भी लो, M14 भी लो, M16 भी लो, ठीक है ना, फिर वो तोप भी ले लो, सारे ले लो, ठीक है ना, आपके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पर बस 4 में ही काम हो जाता है हमारा, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें कितनी चाहिए, बस 4 चाहिए। देखते हैं ये 4 कौन कौन से बैरियर्स हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कैसी होती है, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, ठीक है। बैरियर्स में कौन कौन से आ गए, तो याद रखना स्टूडेंट, सबसे पहले कौन से आते हैं, फिजिकल बैरियर्स। क्या नाम है, फिजिकल। क्लियर, बताऊंगा एक एक को क्या होता नहीं होता। अगला कौन सा है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। कौन सा है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजी पढ़ा था ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 में, वो इसी से टर्म से आया है। तीसरा कौन सा, सेलुलर बैरियर्स, मतलब सेल से आएगा। साइटोकाइन बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लो, क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर, अब एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होता है। स्टार बना लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिजिकल बैरियर्स पे। सोचो फिजिकल क्या होता है, फिजिकल वैसे ऑब्जेक्ट्स, वैसी कंडीशन जिसमें ऑब्जेक्ट्स को हम टच करके फील कर सकें, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल। फीवर आया तो किसको टच करते हैं, फीवर को। फीवर की वजह अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती तो हम क्या अपने स्किन को देखते हैं। तो यहाँ पर याद रखना फिजिकल बैरियर्स में जो सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, स्किन। क्या आ गया, और याद रखना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन्नेट इम्यूनिटी में जो सबसे पहले प्रोवाइड करती है वो कौन करती है आपको, स्टूडेंट, स्किन करती है। और ये सारे इम्यूनिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है स्किन, मेन बैरियर प्रोवाइड करता है। आ रहा समझ में। तो इन्नेट इम्यूनिटी में मेन बैरियर कौन है, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बताता है। क्या स्किन की कवरिंग है, लेयर है हमारी पूरी बॉडी में, कोई ऐसा पार्ट बताओ जहाँ पे स्किन नहीं है ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। अब वो छिल जाएगा यार, अब तुम बेकार के क्वेश्चन पूछोगे तो वो बात अलग है, ठीक है ना। नॉर्मली हमारे पूरे बॉडी में स्किन की एक लेयर है, ठीक है। ये लेयर भगवान ने ऐसे ही नहीं बनाया, गॉड ने ऐसे ही नहीं बनाया, हर चीज़ को एक बहुत ही अरेंज फॉर्म में इन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। क्लियर है। तो स्किन है, स्किन की कवरिंग है हमारे पूरे बॉडी पे। सी यार, कोई ज़रूरी नहीं मेरी देखो, खुद की देख लो, ठीक है। स्किन की एक कवरिंग है। अब एक बात बताओ, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगी क्या डायरेक्ट एंट्री कर जाएगी, नहीं ना। ये स्किन क्या करेगी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगी यहाँ पर पहले अटैक करेगी। हमारी स्किन क्या करेगी, कितनी मोटी होती है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में हमारी स्किन की लेयर इतनी ज़्यादा थिक होती है कि वो उसे पेनेट्रेट करने नहीं देती है। पेनेट्रेट मतलब अंदर एंट्री होने नहीं देगी। और मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका अगर हम कांटेक्ट में आते भी हैं, अगर वो चिपक भी गई, घुसने की कोशिश भी करेगी, तो हम आके जब नहा धो लेते हैं, ठीक है ना, हाथ नाक मुंह साफ़ कर लेते हैं, हाँ, सैनिटाइज़र यूज़ कर लेते हैं, तो वो माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो भूल जाते हैं। इसी जगह वजह कर कोरोना का केस में, कोरोना के कंडीशन में कहा गया था अगर आप बाहर से आएँ, अगर वो वायरस कहीं पे चिपक भी गई है तो उसे आके अच्छे से धो लें ताकि वो एंट्री ना कर सके। यही वजह है। तो स्किन हमारी पूरी कोशिश करती है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंट्री ना होने दे। और जो सबसे पहले प्रिवेंट करती है, जो लद्दाख बॉर्डर पे जो सोल्जर काम कर रही थी, वो कौन सा सोल्जर है, तो वहाँ पे स्किन नाम की एक सोल्जर थी, जो सबसे ज़्यादा जो मेहनती होती, जो सबसे ज़्यादा मेन होता है हमारे बॉडी के लिए, जो मेन बैरियर प्रोवाइड करती है, और इस तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंट्री को रोकती है। क्लियर। तो फिजिकल बैरियर्स में कौन आएंगे, पहला में याद रखना स्किन, ठीक है। अगला आते हैं, अगर मान लो सपोज कि एक्सीडेंटली, अनफॉर्चुनेटली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंट्री कर गई, सपोज वो कहाँ पहुंच गई,
रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, या फिर मानो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंच गई, या फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स में पहुंच गई। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिस्पिरेशन के जहाँ होता है, लंग्स वाले रूजोन आ गए। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टोमक इंटेस्टाइन वाले एरिया हो गए। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट यूरिनरी ब्लैडर वाले एरिया हो गए। क्लियर है? सपोज स्किन उससे रोक नहीं पाई और हमारी बॉडी में एंट्री करके और पहुंच गए इन ट्रैक्ट्स में। अगर इन ट्रैक्ट्स में पहुंच भी गई तो ये भी अपने उन माइक्रोब्स को इजीली एंट्री नहीं होने देगा। क्या करेगा? उसे रोकेगा। क्या करेगा? उसे प्रिवेंट करेगा। अब कैसे प्रिवेंट करेगा, हमें वो देखना है। ये क्या करते हैं, इन जो डिफरेंट ट्रैक्ट्स होते हैं इनके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है। ये सबसे पहली बात है तो कि इनके पास इपिथेलियम टिश्यूज के लाइनिंग होते हैं। सपोज ये ट्रैक्ट्स हैं, चलो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स मान लो, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है म्यूकस की। ये वाली देख रही हो, ये राउंड राउंड बना रहा हो, ये क्या है? म्यूकस की कोटिंग है। माइक्रोब्स सब आ गई बॉडी में। ये म्यूकस क्या करेगी ना, इसे ट्रैप कर लेगी। क्या कर लेगी? इसे ट्रैप कर लेगी ये म्यूकस। और ये जो ये है ना, ये सब ट्रैक्ट्स ये किसके बने होते हैं? ये इपिथेलियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? इपिथेलियल टिश्यूज के बने होते हैं। याद रखना, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट के जो मसल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, या ठीक है, वो किसके बने होते हैं? एपिथेलियम लाइनिंग होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है। वो म्यूकस क्या करती है, वो माइक्रोब जो एंट्री कर गए हैं उससे क्या करेंगे? कैप्चर कर लेंगे, पहले पकड़ लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, फंसा देंगे उसको, फिर उसको इनगल्फ कर देंगे। यहाँ पर देखो, ट्रैप कर लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे? इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, और फिर डिस्ट्रॉय। क्लियर है? और इस तरह से बॉडी में एंट्री करके एंट्री वो होने देंगे? नहीं होने देंगे। डन। तो फिजिकल बैरियर में दो ही याद रखना है, एक स्किन याद रखना है, दूसरा रिस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। द म्यूकस कोटिंग ऑफ रिस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ये कैसे करेंगे? ये क्या करेंगे? माइक्रोब्स को एंट्री होने में। ओके, अगला आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब पढ़ा होगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या क्या आ जाएंगे? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में देखना है, स्टोमक में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रोवाइड किसके थ्रू होगा? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टोमक में। ठीक है, ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उस माइक्रोब्स को फिर डिस्ट्रॉय कर देता है बाय प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम। क्लियर है? स्टोमक, अगर माइक्रोब्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पहुँच स्टोमक में, तो वहाँ पर कौन सी बैरियर्स एक्टिव होगी? सबका अपना अपना इलाका बना हुआ है कि भैया स्किन वाले अपना इलाका, अपना मोर्चा संभालो, ट्रैक में पहुँच जाएगा, तुम अपना मोर्चा संभालो, स्टोमक में अलग होगा। ठीक है, उसी बेसिस पे यहाँ पर कैटेगराइजेशन हुआ। तो स्टोमक में अगर पहुँच भी जाएगी तो वहाँ पर कौन सा बैरियर्स एक्टिव होगा? फिजियोलॉजिकल। उसमें क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिव होगी और क्या करेगी? माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब जो माइक्रोब्स है वो एंट्री कहाँ करेगी? माउथ से कर सकती है, नोज से कर सकती है ना। ठीक है, सपोज माउथ से की तो माउथ भी कोशिश करेगा, ये नहीं कि चलो स्किन नहीं संभाल पाया। माउथ में भी क्या होता है? लाइजोजाइम्स नाम की एंजाइम्स होती है। क्या होती है? लाइजोजाइम्स नाम की एंजाइम होती है। हमारे माउथ में सलीवा बनता है, फील करके देखो कुछ खट्टा चीज़, अपने आप मुंह में देखो पानी आने लगा, उसे कहते हैं सलाइवा। पता है उसमें कौन सी एंजाइम होती है? लाइजोजाइम्स। कौन सी एंजाइम होती है? लाइजोजाइम्स। ये एंजाइम भी क्या करती है? उस माइक्रोब्स को एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू डिस्ट्रॉय करेगी। सब में एक ही काम होगा, कैप्चरिंग, एनगल्फिंग, डिस्ट्रॉइंग। पकड़ेंगे,
उसको निगलेंगे, फिर डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देंगे हम, मतलब किल कर देंगे। अगला है आइज़। हमारे आइज़ से जो टीयर्स निकलते हैं वो भी हमारी बॉडी को बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं। सोचो साइंस कितनी अच्छी चीज़, अच्छी अच्छी नॉलेज सिखाते हैं। तो कौन से एंजाइम होते हैं हमारे टीयर्स में? लाइजोसोम। सेम करेंगे, कैप्चरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। ये सब क्या करते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, जब पकड़ लेंगे, तुम्हें कोई अच्छे से पकड़ लेगा, तुम क्या छुड़ा पाओगे? नहीं पकड़ते। ये लोग इतनी टाइट से पकड़ते हैं, तुम्हें कोई अच्छे से आगे दोनों से दबा दोगे तो क्या होगा? सांस ले होगा, क्या हो जाएगा? मर जाओगे। इनको भी इतनी ज़ोर से पकड़ा जाता है कि इनको ग्रोथ ही नहीं हो पाता, पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा ये एंजाइमेटिक या एसिडिक अटैक होता है कि फिर उसे क्या कर देते हैं? ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आया टर्म डिस्ट्रॉय? क्लियर? फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल में कौन कौन सा आ जाएगा? एसिड इन द स्टोमक, saliva in the mouth, tears from eyes, all comes into the physiological barrier। यहाँ पर कौन से बैरियर्स एक्टिव होंगे? फिजियोलॉजिकल। आते हैं नेक्स्ट बैरियर्स पे। सेलुलर बैरियर्स। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो सेलुलर बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सेलुलर बैरियर। उनमें से जो सबसे आता है, देखो कौन सा? WBC सुना होगा, वाइट ब्लड सेल, जिसका एक और क्या नाम है? लीकोसाइट। क्या नाम है? लीकोसाइट। इसी का एक एग्जाम्पल है PMNL। तो सेलुलर बैरियर्स में कौन आएंगे? WBC आएंगे। WBC में से कौन आता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट्स। ठीक है ना, न्यूट्रोफिल्स भी जिसे कहते हैं। आ रहा समझ में? क्लियर? दूसरा आता है मोनोसाइट्स, और एक और आता है कौन सा? नेचुरल किलर से इन द ब्लड। तो WBC के ये टाइप्स हैं, कौन कौन सा? PMNL एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। ये सारे किस में आते हैं? ये सारे सेलुलर बैरियर्स में आते हैं। WBC का दूसरा नाम क्या होता है? लीकोसाइट। क्या नाम होता है? लीकोसाइट इज ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल। इनको वाइट ब्लड सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कलरलेस होते हैं। क्यों कलरलेस होते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और जो ये लीकोसाइट जो WBC होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा कौन सा होता है? ए ग्रैनुलोसाइट्स। उनमें से न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। और आपका लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स और किस में आते हैं? किस में आते हैं? ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हैं आपके PMNL, न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट्स जिसको कहते हैं, और मोनोसाइट्स और नेचुरल, ये सब लोग क्या हैं? ये सारे WBC हैं। और WBC को मैंने क्या बताया? दो तरह के होते हैं, ग्रैनुलो एंड ए ग्रैनुलो। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स किस में आ गया? ये आ गया आपका ग्रैनुलोसाइट्स में। न्यूट्रोफिल्स किस में आ गया? ये वाली पार्ट है ना, ये वाली, ये WBC का ही पार्ट कौन होता है? ग्रैनुलोसाइट्स। और ये है ना मोनोसाइट्स, ये आ गया ए ग्रैनुलोसाइट। एजी मतलब ए ग्रैनुलोसाइट। मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल किस में आ जाएंगे? ए ग्रैनुलोसाइट्स में आ जाएंगे। ठीक है, एक बात और याद रखना, नेचुरल किलर सेल जो होता है वो दिस इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। रिवीजन के लिए बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन फिर से पढ़ लें, वहाँ पर वो जो टर्म है थोड़ा समझाने के लिए। तो मेनली सेलुलर बैरियर में हमें कौन प्रोवाइड करेगा? याद रखना WBC। ये सब टॉपिक लिम्फो वहाँ पढ़ लेना यार। ठीक है, WBC याद रखना, सेलुलर बैरियर प्रोवाइड कर। उसमें से कौन कौन सा? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल। इन सेल्स में मैक्रोफेजेस टिश्यूज होते हैं। आ रहा समझ में? क्या होते हैं? इन सेल्स में मैक्रोफेज सेल्स होते हैं। ठीक है ना, अब ये सेल्स भी होते हैं, टिश्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कौन से टिश्यूज होते हैं? मैक्रोफेजेस टिश्यूज होते हैं। कौन होते हैं? मैक्रोफेज। अब देखते हैं मैक्रोफेजेस क्या। मैक्रोफेजेस ऐसे टिश्यूज होते हैं जो जितने माइक्रोब्स जो बाहर जाते हैं ना, उनको डिटेक्ट करेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनको चबाएंगे, खाएंगे और फिर डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। आ रहा समझ में? यहाँ पर देखो डिफिनेशन मैंने दे रखा, मैक्रोफेजेस ये सब स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं,
फैगोसाइट्स करते हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया ले लो या फिर अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस ये सब स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो बॉडी के टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके स्पेशली WBC में होता है। WBC में से किस में होंगे? न्यूट्रोफिल्स में पाए जाएंगे, मोनोसाइट्स में और नेचर किलर सेल्स में पाए जाते हैं ये मैक्रोफेजेस सेल्स। और ये क्या करते हैं? फाइगोसाइटोज करते हैं, मतलब द प्रोसेस बाय विच these cells engulf and destroy the microbes is known as phagocytosis and the process by which they eat known as phagocytose। और इस तरह से माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट वन इज द साइटोकाइन बैरियर्स। इसमें कौन आता है? इंटरफेरोन। कौन आता है? इंटरफेरोन। तो याद रखना इंटरफेरोन किस में आती है? साइटोकाइन बैरियर्स में। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि स्टूडेंट्स साइटोकाइन होती क्या? याद रखना बच्चों, ये एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है जो पता कौन सिक्रेट करता है? वायरस सिक्रेट करता है। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट करता है। कन्फ्यूज़न बताता हूँ। मान लो ये सेल थी कोई एक, C1 सेल 1 नॉर्मल थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इस पे आके एक वायरस अटैक की। मान लो ये वायरस RNA का स्ट्रैंड, वायरल RNA, ठीक है। इसने क्या किया? इस पे अटैक किया, चाहे कि ये इसकी नीड, और ये अफेक्टेड हो गया। ये वायरस कहाँ पहुँच गया? यहाँ। अब क्या ये सेल नॉर्मल सेल है? नहीं, पहले क्या थी? नॉर्मल सेल थी। अब क्या हो गया? ये वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गया। क्या हो गया? VIC, वायरल इन्फेक्टेड सेल। जैसे ये सेल वायरल इन्फेक्टेड हो जाएगी ना, तो ये क्या करेगी? ये सेल टूट के, ठीक है ना, रिलीज करने लगेगी एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम रहेगा पता क्या? इंटरफेरोन, ठीक है ना। तो नॉर्मल सेल प्रोड्यूस नहीं करती। जैसे ही वायरस का, सिर्फ वायरस का अटैक होगा, तभी ये सेल क्या, कौन सी प्रोटीन रिलीज करेगी? इंटरफेरोन। कौन सी प्रोटीन रिलीज करेगी? याद रखना, इंटरफेरोन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इंटरफेरोन हमेशा कब रिलीज होगा? जब एक नॉर्मल सेल वायरल के थ्रू इन्फेक्टेड होगी। अब यहाँ पर ये देखना कि आखिर सर ये इंटरफेरोन क्यों रिलीज होती, क्या क्या मकसद क्या है? एवं तो नहीं रिलीज होती होगी, क्योंकि आपने ही बताया कि गॉड ने हर चीज़ जो बनाया है सोच समझ के बनाया है। कुछ भी एवं नहीं होता बॉडी में हमारे, सब चीज़ लॉजिकल है। तो इंटरफेरोन क्या करती है? ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को वायरल इन्फेक्शन होने से बचाती है। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लें हमारी बॉडी में एक सेल होती है, क्या कई सेल होती है? C1, C2 मान लो, C3 मान लो, C4 मान लो, C5 मान लो, C6 मान लो, ठीक है, 7, 8, 9, ठीक है, ये सब सेल हैं। सेल है। क्या ये वायरल इन्फेक्टेड है? फिलहाल तो नॉर्मल सेल है ये सारे। क्लियर? अभी तक वायरस इन्फेक्टेड नहीं है। डन। एक वायरस आई और इसने सब, और एक बात याद रखना, एक वायरस आई मान लो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, इसने इन्फेक्ट किया C1 को। क्या किया? तो ये वायरस एक बार में सबको नहीं करेगा, धीरे 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 सेल्स को। इसी वजह कर सिम्टम हमें एक बार में पूरा नहीं दिखता, हमें धीरे धीरे सिम्टम बढ़ता है। क्या क्या? C1 को अफेक्ट कर दिया, सेल नंबर 1 को। अब ये सेल तो डैमेज हो गई, क्रॉस मार लेते हैं, डैमेज हो गई। क्या ये भी डैमेज हो गया? अभी ये सेल ठीक है, ये सेल डैमेज नहीं है, लेकिन ये वाली डैमेज हो गई, ये वाली सेल भी ठीक है। ये क्या करेगी? ये वैसे लोगों में से नहीं है कि जो खुद बर्बाद हो गए तो फिर सोचेंगे कि हम बगल वाले को भी होने दो, मेरा तो चलेगी, हम क्या दूसरे को। ये बहुत ईमानदार होती है और बहुत ही ऑनेस्ट होती है। ये क्या करती है? ये है ना इंटरफेरोन, इसको रिलीज़ करेगी, जो किसके लिए? बगल पास पड़ोस वाले के लिए सिग्नलिंग होती है कि भैया हमको
रोग हो चुका है, हम वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, तुम संभल जाओ। क्या करेगी? तुम संभल जाओ। ये इंटरफेरॉन फिर क्या कर दी, इन सेल्स के लिए, जो सेल इन्फेक्टेड नहीं हुए उनके लिए प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म कर देती है और अगल बगल वाले सेल को इन्फेक्टेड होने से बचाती है। क्लियर? अब पढ़ो। इंटरफेरॉन्स प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। ये सब सेल्स क्या थे? नॉन इन्फेक्टेड। फ्रॉम फर्दर मतलब पहले सेल इन्फेक्टेड हो चुका है, आगे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब C1 इन्फेक्टेड हो चुका है, हम C2 C3 इन सबको नहीं होने देंगे। क्लियर? साइटोकिन में याद रखना, इंटरफेरेंस क्या करती है, खुद तो बर्बाद हो जाएगी बेचारी, लेकिन दूसरे वाली सेल्स को बर्बाद होने से बचाती है। सेलुलर बैरियर्स में क्या WBC आते हैं। कौन आते हैं? WBC आते हैं। WBC में कितने कौन कौन से आएंगे? सारे WBC नहीं, निट्रो, मोनो, इनके से। ये का क्या नेचर होता है? ये माइक्रोफेज से होता है और ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में स्टोमक में कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। माउथ में कौन करेगा? लाइसोसोम एंजाइम। आइज में क्या? टीयर्स में लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। अगला है फिजिकल बैरियर्स में, मैंने क्या बताया था? फिजिकल बैरियर्स में जो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? स्किन प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा? बता चुका था। अगर इसके अलावा भी हमारे बॉडी में एंट्री कर भी गई तो हमारे बॉडी में अगर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर पहुंच भी गई तो उन माइक्रोब्स को पकड़ लेगा, उसको क्या करेगा? ट्रैप करेगा, इनगल्फ करेगा एंड डिस्ट्रॉय करेगा। आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स में थे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। डन। आते हैं नेट इम्यूनिटी पे। क्या होती है? क्या ये किसी सिर्फ एक पार्टिकुलर पैथोजन के लिए अटैक के लिए होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी आ जाए, ये कोई भेदभाव नहीं करता कि भैया वायरल अटैक होगा तभी हम एक्टिव होंगे, हाँ, बैक्टीरियल होगा तभी होंगे, पैथोजन होगा तभी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। ये सबको समानता का अधिकार देता है। कोई भी आ जाओ, तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे, हमारा ये काम है, हमारी ये फ़र्ज़ है। कौन बोलेगा? ये इननेट इम्यूनिटी। और ये जो इम्यूनिटी क्या हम मार्केट से जाके है ना खरीद के लाते हैं, भैया आधा किलो इननेट इम्यूनिटी देना? नहीं भैया, ये हम बर्थ बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं। ठीक है। और ये कैसे काम करती है? इनके लिए शील्ड क्या है? इनके लिए है ना किस धातु के थ्रू, किसके थ्रू, कौन सी तलवार के थ्रू ये जंग को लड़ती है? तलवार के थ्रू। यहाँ कोई जंग नहीं लड़ना है, कोई तलवार नहीं, सारा इंटरनली मैटर होगा। बहुत ऐसे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। किसके थ्रू होगी? बैरियर्स। बैरियर्स क्या होती है? बाधक। बता चुका हूँ। किसके अगेंस्ट लड़ना है? पैथोजेन के अगेंस्ट लड़ना है। इम्यूनिटी क्या होती है? बता दिया। बॉडी की क्या एबिलिटी होती है? कैसी एबिलिटी होती है? फाइट करने की एबिलिटी होती है। किसकी एबिलिटी होती है? हमारी बॉडी की होती है। किससे फाइट करना? पैथोजेन से करना। और ये एबिलिटी है कौन प्रोवाइड करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा? इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। याद कर लो, याद कर लो, इसलिए इतना बार बोल रहा हूँ कि दिमाग में घुस जाए। कितनी तरह की होती? दो। इननेट, एक्वायर्ड। इन मतलब हमारे अंदर, नेट बाय बर्थ प्रेजेंट हो, एक्वायर्ड अगले क्लास में देखेंगे। सारी कहानी आज ही सुन लोगे, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच। किससे सतर्क रहना है? बीमारियों से। इम्यूनिटी बनाए, साइट्रस फूड्स लें। ठीक है, थैंक यू।